तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा, ठीक है। सारे पानी के मॉलिक्यूल मैंने बना लिए। अब यहाँ पे एक काम रह गया, ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड शो करने हैं। दो कोवलेंट तो मैंने शो कर ही दिए, कौन से वाले शो नहीं किए? हाइड्रोजन वाले। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो आप कहीं पे भी देख लो, आपको ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, उनके साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। अब ये देखो, इसकी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, ऊपर भी कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो वो भी बॉन्ड बनेगी। सेम ये वाला ऑक्सीजन, इसकी एक हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे बनेगी और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर बनेगी। सेम ये वाला, इसकी एक नीचे बन रही है और एक ऊपर बनेगी। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ एक कोई नीचे भी होगा, इसकी भी इसी तरीके से बॉन्ड बनती होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन डॉटेड रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दी हमारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की। ऑक्सीजन का यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 4 बॉन्ड बना है। तो ये अपने पास अपना स्ट्रक्चर आ गया आइस का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको लिक्विड का स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, सॉलिड का स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। आप देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम है। एक पानी का मॉलिक्यूल, इसके साथ कितने पानी के मॉलिक्यूल अटैच हैं? 1 2 3 4। लिक्विड में भी यही था, एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल अटैच थे। फिर दोनों में डिफरेंस किस बात का है? रेगुलर अरेंजमेंट का। इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। इसमें मैंने 4 पानी के मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से कहीं पे भी लगा दिए थे। लिक्विड में और सॉलिड में दोनों के स्ट्रक्चर्स में यही डिफरेंस है। सॉलिड के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बंद हो जाती है, जिस वजह से वो प्रॉपर पोजीशन से एक्वायर कर लेते हैं, जो मैंने पहले बताया था। लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता, चारों मॉलिक्यूल्स कहीं भी अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं। तो दोनों में डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस बता रहा हूं। उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको 90% पेपर में मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चंस आपने चैप्टर 4 में पढ़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। Why density of ice is less than water, यानी कि लिक्विड वाटर। अब देखो, जो हमारा लिक्विड वाटर है उसमें कौन से मॉलिक्यूल है? H2O। जो हमारी आइस है उसमें कौन से मॉलिक्यूल है? H2O। मतलब चाहे मैं आइस की बात करूं चाहे मैं वाटर की बात करूं, है तो दोनों में सेम मॉलिक्यूल्स ही। जब दोनों में मॉलिक्यूल सेम है, दोनों को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल है वो सेम है, तो दोनों की डेंसिटी सेम आनी चाहिए। डेंसिटी अलग अलग क्यों आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। आइस जो होती है उसकी डेंसिटी पानी से कम ही होती है हमेशा। ये मुझे कैसे पता? जब घर पे मेहमान आए, मम्मी ने कोल्ड ड्रिंक डाली एक एक गिलास में, तो उसमें जब आप आइस क्यूब डालते हैं तो आइस क्यूब ऊपर ही रहते हैं, वो डूबते नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस क्यूब जो है उनकी डेंसिटी उससे कम है, तभी वो वहां पे तैर रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक कुछ स्पेशल नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, CO2 वाला वाटर। उसका ब्लैक वगैरह कलर होता है, वो कलर ऐड किया जाता है, थोड़ा सा उसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है ताकि आपको टेस्ट आए। होता वो पानी है। तो पानी के अंदर बर्फ जो है वो तैर रही है, फ्लोट कर रही है, और पानी के अंदर वही चीजें फ्लोट करती हैं जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो हमारा सही है, चाहे दोनों सेम मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, लेकिन आइस की डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो सकती है? डेंसिटी की वैल्यू वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब आइस की डेंसिटी यहाँ पे कम आ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। तो मुझे यही एक्सप्लेनेशन देनी है कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुई। वॉल्यूम इंक्रीज हुई सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से। जब हम आइस का सॉलिड स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे फिक्स पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं।
वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन होती है वो 2 नॉर्मल बॉन्ड बनाती है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं वो थोड़े से लंबे बनेंगे। लंबे लंबे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेसेस बन जाते हैं बहुत सारे। ये रहा वैकेंट स्पेस, ये रहा वैकेंट स्पेस। और इस वैकेंट स्पेस की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर मैंने ऐसे आपको वैकेंट स्पेसेस तो दिखाए नहीं थे, मैंने अपनी मर्जी से कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल अरेंज कर दिए थे। तो लिक्विड फॉर्म में एक पानी के साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल तो होते हैं, लेकिन वो वैकेंट स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे होते। सॉलिड में प्रॉपर पोजीशन आने की वजह से खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए आइस जो होती है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, और क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम है इसलिए आइस जो होती है वो पानी में तैरती है, फ्लो करती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। मैंने आपको सॉलिड स्ट्रक्चर बताया, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर बताया। अगर दोनों में से कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर। ठीक है सारिका, छिंदर, सृष्टि और भूमिका। तो ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है। सेम एक्सप्लेनेशन मैंने 4th चैप्टर में भी दी थी। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। Why density of ice is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 277 केल्विन। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये कौन से टेम्परेचर पे बनाया, 0 डिग्री पे, क्योंकि हमारा जो पानी होता है वो फ्रीज कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, यानी कि 273 केल्विन पे। अगर मैं एक्यूरेट बोलूं तो 273.15 केल्विन पे, पर एक्यूरेट वैल्यू को यूज नहीं करता, 273 ले लेते हैं। तो हमारा जो वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हुआ। तो मैंने जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया, ये स्ट्रक्चर किस लिए, 0 डिग्री पे आइस की सॉलिड फॉर्म में। अब क्या होगा, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इंक्रीज करके कहां तक जाना है, 4 डिग्री तक जाना है। जब मैं आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं 0 से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, तो मैंने ये देखा कि हमारी जो आइस होती है इसकी डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। 4 डिग्री पे आइस की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर आप 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर करते हो, फिर से डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो हमें ये बताना है 273 केल्विन से जब मैं 277 केल्विन पे जाऊंगा तो 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, मुझे ये बताना। डेंसिटी डिक्रीज क्यों हो रही थी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी। अब डेंसिटी डिक्रीज का, डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज कब होगी, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम जो होती है वो डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है वो बता रहा हूँ। 273 केल्विन पे ये स्ट्रक्चर था, मैंने आइस को हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने का मतलब ये नहीं है कि एकदम आग लगा दूंगा, थोड़ी थोड़ी हीट इसको सप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हीट, इतनी थोड़ी थोड़ी हीट, इसका जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री बाय 1 डिग्री चेंज होगा। पहले 273 से 274, फिर वहां पे छोड़ दिया, फिर 274 से 275 थोड़ी देर के बाद, फिर 276 और बाद में 277, धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, यानी कि हीट करना स्टार्ट करूंगा, उस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके हमारे वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी वो टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना क्यों स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये वीक होती है। वीक होती है तो ये थोड़ी सी एनर्जी एब्सॉर्ब करके टूट जाएगी। आप बोलोगे सर इतनी वीक होती है, बिल्कुल इतनी वीक होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, जिसको तोड़ने के लिए हमें 12 किलो जूल की एनर्जी चाहिए बस। जब आप सर्दियों में ठंड आपको लगती है, आप ऐसे हाथ मसलते हो ना, 20 किलो जूल एनर्जी तो आप तब प्रोड्यूस कर लेते हो हाथ मसलने से, तो ये तो फिर भी 12 किलो जूल चाहिए।
वो भी फ्लोरीन के लिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है सिर्फ 9 या 10 किलो जूल। समझ रहे हो? तो आप हाथ में रगड़ोगे ना, उसमें भी डबल बार आपकी ऑक्सीजन वाली बॉन्ड टूट जाएंगी। तो आप हीट कर रहे हो, हीट में चाहे आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेकिन 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपने जितनी भी हीट सप्लाई की होगी उसको एब्सॉर्ब करके हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थी, ये वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट थे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल जो है वो फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट करके वो क्या करती है, वैकेंट स्पेसेस में आ जाती है। पहले वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुई थी? ड्यू टू वैकेंट स्पेस। मॉलिक्यूल्स मूव करके वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब वैकेंट स्पेस कम हो रहा है, तो वॉल्यूम हो जाएगी डिक्रीज। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 डिग्री पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सॉरी डेंसिटी इंक्रीज हुआ, फिर मैंने 1 डिग्री और बढ़ा दिया और बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो गए। 1 डिग्री और बढ़ा दिया और बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे, वैकेंट स्पेसेस फिल होते जाएंगे, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज होगी और ये प्रोसेस हमारा चलेगा टिल 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं हीट को इंक्रीज करता रहूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते रहेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होती रहेगी। 4 डिग्री के बाद क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करके एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। अब रिपल्शन को कम करने का क्या तरीका है? दूर हो जाओ। अगर 2 पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ए और बी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मैंने इनकी लड़ाई खत्म करवानी है, जिसका एरिया है दोनों को दूर दूर ले जाओ। जब तक पास पास खड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी। अगर दोनों को अलग अलग करते हैं तो लड़ाई बंद। सेम यहाँ पे एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को रिपेल कर रहा है, उस रिपल्शन को कम या खत्म कैसे करेंगे? दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाके। जब आप दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाओगे, फिर से वैकेंट गैप आ गया, फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हो गई और फिर से डेंसिटी डिक्रीज। तो 4 डिग्री के बाद रिपल्शन आ जाती है। रिपल्शन आने की वजह से हमारी डेंसिटी फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू किस पे शो होती है? 4 डिग्री पे शो होती है। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। 2 क्वेश्चंस थे, दोनों में मैंने बता दिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस कर लिखो। ठीक है सृष्टि, छिंदर, सारिका, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब स्ट्रक्चर वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। स्ट्रक्चर वाला पोर्शन खत्म हो गया। मैंने आपको कल वाटर का जब मेन्यू बताया था, मतलब वाटर के जब मैंने आपको कंटेंट्स बताए थे हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। मैंने बोला था आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे अकरेंस, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 2 पोर्शन अपन कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वाटर की 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, वाटर जो है वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स पोलर ही हैं। जो हमारे इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स हो गए, एसिड हो गए, बेसिस हो गए, सल्फाइड्स हो गए, नाइट्राइड्स हो गए, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं। पानी भी पोलर है, इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल भी पोलर है। सॉल्युबिलिटी के लिए ये कंडीशन होती है, जब भी आपको एक चीज में दूसरी चीज को डिसॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास एक ही कंडीशन होती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व।
मतलब मैं पानी के पास गया, मैंने पानी से पूछा आप किन किन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करोगे, तो पानी ने क्या बोला, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो मेरे जैसा होगा, जिसका नेचर मुझसे मैच करता होगा, मैं तो उसी को डिसॉल्व करूंगा। ये कुछ वैसे सीन है जैसे आपने फ्रेंड्स बनानी होती है। जब भी आप स्कूल में, कॉलेज में, आप कहीं पे भी फ्रेंड्स बनाते हैं तो आप वैसे फ्रेंड्स बनाएंगे जो अपने जैसे हैं। अगर आप शरारती हो तो आपको शरारती फ्रेंड्स अच्छे लगेंगे, पढ़ने वाले नहीं लगेंगे, है ना। तो ये वाला केस है। तो पानी अगर पोलर है तो वो किनको अलाउ करेगा सोल्यूबल होने के लिए, पोलर को। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, ऑलमोस्ट सभी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक तो हो ही जाती है, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, ये पानी में डिसॉल्व हो जाती है। तो इतने सारे सब्सटेंसेस को पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान के चलते हैं। वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भूमिका यहाँ पे नेटवर्क क्लियर है? अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, क्लास को रिस्टार्ट करो एक बार, ब्लर बोर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे नेट बिल्कुल ओके है। तो पानी हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं आपको बाय डिफॉल्ट बोलता भी ना, मैं बोलता कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको एक पाउडर पकड़ा देता, मैंने बोला ये पाउडर है, जाओ इसको डिसॉल्व करके लाओ, तो आप फटाफट कहां जाते, नीचे वाटर कूलर पे उसको पानी में डिसॉल्व कर देते। हालांकि मैंने तो बोला कि पानी में डिसॉल्व करो, मैंने तो ये बोला कि उसको डिसॉल्व करके लाओ। आपने उसको अपने आप पानी में डिसॉल्व किया, क्योंकि आप मानते हो कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो सभी चीजों को डिसॉल्व कर ही लेगा। हमारा जो पहला चेक होता है, जो पहला ट्राई होता है, वो क्या होता है, हमारे जो भी सब्सटेंस दिया जाता है हम उसे सबसे पहले पानी में डिसॉल्व करके देखते हैं। सेम केस यहाँ पे अपने पास आ गया। तो लगभग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए आप सबसे पहले हर सब्सटेंस को पानी में मिक्स करके देखते हैं। अगर पानी में मिक्स हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और ढूंढेंगे। पानी के अलावा जो भी हम सोलवेंट यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट। पानी इज ए पोलर सोलवेंट, इसको छोड़ के बाकी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सोलवेंट। फिर वो 12 चैप्टर में बताएंगे जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये थी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। इसका मतलब पानी जो होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको शो करने का बेनिफिट क्या हुआ, मैं ना ग्रुप 16 में आता ऑक्सीजन, ग्रुप 16 के सारे कंपाउंड देखता हूँ। ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। मैं सभी कंपाउंड्स को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देता हूँ। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ सल्फर, हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, सबके हाइड्राइड्स बना दिए मैंने ना इन हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मुझे पता क्या लगा था, जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा आएगी। इन पांचों में से सबसे बड़ा साइज किसका होता है, पोलोनियम का। पोलोनियम का साइज सबसे बड़ा होगा तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी आएगी, पोलोनियम वाले कंपाउंड की। लेकिन हमने ये देखा इन पांचों में से ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो वाटर की सबसे हाई होती है, ना कि पोलोनियम की। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा, इसको प्रॉपर्टी सबसे कम शो करनी चाहिए थी, लेकिन ये पांचों में से प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा शो कर रहा है। क्यों, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर ये मॉलिक्यूल अकेले अकेले होते फिर तो पोलोनियम की वैल्यू ज्यादा आती, लेकिन पानी के जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से एक पानी का मॉलिक्यूल बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने की वजह से ये एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये 5 मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेगा।
जिसे आप बोलते हो एसोसिएशन। एसोसिएशन हो जाती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी एसोसिएशन की वजह से ये बाकी प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाती है। इनमें से कोई भी एटम जो है वो ऑक्सीजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो पानी से वीक है। ये थी हमारे पास हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो यस सर लिख दो। ठीक है भूमिका, चिंतक, सारिका, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का काम। इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया है केमिकल प्रॉपर्टीज का, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे हार्ड और सॉफ्ट वाटर का टॉपिक। वाटर हमारे पास दो टाइप का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, उनके बारे में पढ़ेंगे। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के मेथड्स पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे मंडे को। थैंक यू।